आज हम पढ़ेंगे सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करूंगी और उसी में हर एक चीज को डिफाइन करूंगी। अब तक हमें सिंपलेक्स मेथड में कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी होता क्या है। ठीक है, तो अब हम करते हैं सिंपलेक्स मेथड। तो सबसे पहला स्टेप देखो, सिंपलेक्स मेथड एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। तुम्हें इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, तुम कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है, तो पहला स्टेप, हमें एक एलपीपी गिवन है। ठीक है, अब हमें एलपीपी का सबसे पहला स्टेप है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं, मैक्सिमम दैट, देखो अगर ये मिनिमम होता तो मैं इसे मैक्सिमम करती, कैसे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करके। मैक्सिमम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अभी ऐसे ही लिख देंगे। यही प्रोसेस है कि हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो कंस्टेंट्स दिए हुए रहते हैं, हमें इन्हें क्या करना होता है, ये लेस देन इक्वल्स टू के साइन में है, मतलब इनइक्वालिटीज में, इन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या ऐड करना है, स्लैक वेरिएबल्स। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है तो सरप्लस वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू के कंडीशन है, यानी कि हमें क्या ऐड करना है, स्लैक वेरिएबल्स। तो देखो कैसे ऐड करेंगे, 2x1 प्लस 3x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 8। जब स्लैक वेरिएबल ऐड हो जाए तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग जाता है। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा है कि क्यों ऐसा होता है और s1 की क्या वैल्यूज होती हैं और ये एक्चुअल में होता क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब ये हो जाएगा सेकेंड वाला कंस्टेंट 5x3 प्लस s2। दूसरे में हमने क्या, कौन सा स्लैक वेरिएबल ले लिया, s2। ये लेस देन इक्वल्स टू के साइन है, इसलिए सब में क्या लग रहे हैं, स्लैक वेरिएबल्स लग रहे हैं। सरप्लस वेरिएबल वाला केस भी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में या नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड कंस्टेंट है 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 प्लस s3 इक्वल्स टू 15। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास वेरिएबल्स दिए हुए रहते हैं x1 x2 x3, इनके साथ को भी लिखना होता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने ये जो स्लैक वेरिएबल्स लिए हैं ये एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन है ये। और ये जो हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड करे हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में विद कोफिशिएंट 0 ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये अब तक हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे किसी में माइनस साइन होता राइट हैंड साइड में तो हम उसे पॉजिटिव बनाते। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के कंडीशंस है। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। ये एक नई चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनेगी कैसे। ठीक है, तो हमारे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनती है, देखो सबसे पहले हमें इस तरीके का एक टेबल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, CB यानी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, B मींस बेसिक वेरिएबल, XB मींस इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन, और ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, x1 x2 s3 s1 s2 s3 जो सारे इंक्लूडेड रहते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालते हैं मिनिमम रेशियो। तो ऐसे हम बनाएंगे टेबल। अब देखो इसमें भरनी कैसे है सारी एंट्रीज, जो बेसिक वेरिएबल्स होता है B, सबसे पहले वो लिखना है हमें। ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये जो हम स्लैक वेरिएबल्स ऐड करते हैं ना, इन्हीं को हम बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वाली टेबल में बेसिक वेरिएबल की जगह हम क्या लिखेंगे, s1 s2 s3। 2 वेरिएबल्स पे होगा, 2 स्लैक वेरिएबल आएंगे, तो कितने आएंगे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, s1 s2, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो बेसिक वेरिएबल लिख दिए। अब इनके कोफिशिएंट क्या है, किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो इनके कोफिशिएंट क्या है, 0 0 0। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके कोफिशिएंट क्या ले रखे हैं, 0 0 0। और मैं आपको बता दूं, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल जब बनती है तो सब में लगभग यही चीज है। ठीक है, लगभग क्या, सब में ही स्लैक वेरिएबल्स की, क्योंकि कोफिशिएंट 0 होता है, ये वैल्यू हमने 0 ही लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें स्लैक वेरिएबल्स लिखने हैं। अब ये x भी क्या होता है, मैंने इसे बोला कि ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन होता है।
इनिशियली हम क्या मान के चलते हैं कि x1 x2 x3 क्या होते हैं 0, ठीक है। तब हमें जो वैल्यूज मिलती है s1 s2 s3 की वो यहाँ पे आती हैं, लेकिन हमें इतना नहीं सोचना है। क्या है जो ये राइट हैंड साइड में है 8 10 15 यही आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 8 10 और 15। देखो बता देती हूँ, इनकेस कोई पूछ ले तो x1 की वैल्यू 0 रखी, x2 की वैल्यू 0 रखी, तो s1 की वैल्यू क्या आ गई इनिशियली 8, x2 की 0 रखी, s3 की 0 रखी, s2 की क्या आ गई 10। यहाँ पे x1 x2 s3 की वैल्यू 0 रखी तो s3 की वैल्यू क्या आ गई 15। तो यही हमारे क्या है, ये इनिशियल सॉल्यूशन है। जब हम इन सिंपलेक्स टेबल्स को सॉल्व कर रहे होंगे ना, यहाँ पे जो आता है वो हमेशा हमारा सॉल्यूशन आता है, ठीक है। वैल्यूज आती हैं इनकी, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो हम जब लास्ट तक पहुंच जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या भरना है हमें, ये मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स ये जो हमारे पास कंस्टेंट्स है ना, इनके जो कोफिशिएंट है इन्हीं की यहाँ पे मैट्रिक्स बनती है। देखो पहला कंस्टेंट लिया हमने, यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है 2, x2 का कोफिशिएंट क्या है 3, x3 का कोफिशिएंट क्या है ही नहीं x3, तो x3 का कोफिशिएंट 0, s1 है तो s1 का 1, s2 s3 नहीं है इसमें, इनके कोफिशिएंट 0, ठीक है। अब देखो सेकंड कंस्टेंट देखो, इसमें x1 कितना है 0, क्योंकि इसमें तो s1 है ही नहीं। इसमें क्या है x2 क्या है 2, x3 का कोफिशिएंट क्या है 5, s1 यहाँ पे नहीं है तो कोफिशिएंट 0, s2 का कोफिशिएंट 1 और s3 का कोफिशिएंट 0। जो चीजें नहीं है इक्वेशन में यानी कि उनका कोफिशिएंट क्या है 0 है। अब थर्ड कंस्टेंट ले लो, इसमें क्या है x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का 2, x3 का 4 और s1 भी नहीं है इसमें, s2 भी नहीं है इसमें और s3 है, ठीक है। ये हमारे पास बन गई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है ना, जनरली ये ऐसे ही बनेगी, ठीक है। जब 2 वेरिएबल्स में होगा, जो 2 कंस्टेंट वाले होंगे x1 x2 वेरिएबल्स के साथ होंगे, तो उसमें s1 s2 आएंगे सिलेक्ट वेरिएबल, तो वहां पे 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब वही हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे। अब देखो हमें ऊपर क्या लिखना है CJ का मतलब क्या है कोफिशिएंट्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसमें इन सारे टर्म्स के कोफिशिएंट क्या है वो हमें यहाँ ऊपर लिखना है, ठीक है। तो देखो x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का 5, x3 का 4 और बाकी तीनों के 0, ठीक है। तो ये है आपके पास सबसे पहले इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। इसमें आप सब कुछ पता चल गया आपको। ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। आपको कैसे बनानी है, सबसे पहले ये टेबल बनानी है, फ्रेम बेसिक वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट, यहाँ सॉल्यूशन और सारे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स लिखने हैं, जो भी इसमें स्लैक वेरिएबल्स आए हुए होंगे उनका कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे हमें हमेशा 0 0 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है इनिशियल सॉल्यूशन, मतलब कि जो कंस्टेंट्स हैं उसमें जो राइट हैंड साइड में है ये हमारे पास क्या आ जाएंगे XP में आ जाएंगे, और ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो इस कंस्टेंट की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट सारे किसके हैं इन कंस्टेंट्स के, और Z के कोएफिशिएंट ये ऊपर है, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेप 2 था। हमें क्या करना होता है स्टेप 2 क्या था, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। जब हमारे स्टेप 2 कंप्लीट हो जाए, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, दूसरा हमारे पास इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, अब हमें ऑप्टिमैलिटी चेक करनी होती है। ऑप्टिमैलिटी मतलब कि यहाँ पे क्या हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच पाए हैं, वो कैसे चेक करते हैं, अब उस पे चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे ZJ, ठीक है। अब आप बोलोगे ZJ होता क्या है, देखो जो कोफिशिएंट होते हैं बेसिक वेरिएबल के, जो यहाँ पे 0 है, इसकी मल्टीप्लाई होती है इस xi के साथ, ठीक है। कैसे होती है देखो, अगर जब मैं ये वाली लाइन ले रही होंगी, ये वाली लाइन में, तो मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है कॉरेस्पॉन्डिंग। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं बता दूं आपको, समेशन CBI AIJ, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये हमारे पास क्या है बेसिक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स है। हमें उस फॉर्मूले पे नहीं जाना है, ठीक है। हम वो फॉर्मूले के चक्कर में भूल जाते हैं चीजों को, तो अगर लिखने के लिए आ रही है ठीक है लिखो, वरना उसे छोड़ दो। देखो तो हम ZJ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस वाले को देखो साइड में देखो, 0 × 2, 0
इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3, क्या है ये तीनों मिला के 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। आ रही बात समझ में। और जनरली पहले स्टेप में यहाँ पे कोफिशिएंट हमेशा 0 होते हैं, तो ये सारी वैल्यूज क्या आती है जेड की 0 आती हैं, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट वाले के लिए बता रही हूँ कि हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई x1 के इस कोफिशिएंट के साथ, 0 इंटू इसके साथ 0 इंटू 3, ठीक है। अब इस वाले में करो 0 इंटू 3, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, कितना आया 0, तो 0। तो मतलब हमारे पास इसमें सब क्या आएंगे 0। अब करके देख सकते हो, क्योंकि ये कोफिशिएंट 0 है, इसकी मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे तो वो 0 ही आएगा। तो पहले इस टेबल में z से अक्सर 0 आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है cj माइनस zj, इसके बाद हमें क्या निकालना है cj माइनस zj। अब ये क्या होता है, देखो cj ये है ऊपर, zj ये है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 3 में से 0 गया 3, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, 0 0 0, ये हमारे पास क्या आ गए cj माइनस zj आ गए, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हम टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी चेक करने के लिए हमें ये चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है, पहले निकालना है zj, फिर निकालना है cj माइनस zj, ठीक है। यहां तक आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है। चेक करने की बारी अब आती है, क्या चेक करना है, देखो सबसे पहले ये क्या कंडीशन है, जो cj माइनस zj है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कंडीशन, इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। cj माइनस zj क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे सारी जो cj माइनस zj है लेस देन इक्वल टू 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, बट ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे। ये हमें क्या बताता है कि हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं अभी, मतलब हमें इसके आगे और काम करना है, ठीक है। अब इसके बाद काम क्या करना है, इसके बाद हमें चेक करना है कि कैसे दूसरी टेबल बनेगी, ठीक है। अब आगे हमें बढ़ना है। तो अब देखो इसमें जो मोस्ट पॉजिटिव होगा, सबसे हाईएस्ट वाला पॉजिटिव होगा उसे देखेंगे। सबसे हाईएस्ट वाला पॉजिटिव कौन है यहाँ पे 5, तो ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल कौन सा है x2, तो ये हमारे पास क्या होगा एंटरिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। मैंने अभी इसे सर्कल से कर दिया, इसको हम जनरली क्या करते हैं ऐसे बोल देते हैं कि एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। हम इसे नीचे अलग से लिख सकते हैं कि एंटरिंग वेरिएबल क्या है x2, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या कॉलम ढूंढना है अपना, ठीक है। कॉलम कौन सा ढूंढना है जिसमें cj माइनस zj ग्रेटर देन है, सबसे ज्यादा मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने 5 को ले लिया, तो x2 आ गया। अब ये हमारे पास कॉलम हो गई, डॉट 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 से कर दूं इसको। अब क्या करना है, इस कॉलम को देखो पकड़ लो। अब ये जो मिनिमम रेशियो निकालना है इस xb के साथ निकालना है, xb अपॉन xi। ये कौन सा xi है जो हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें इस कॉलम के साथ इसको xb अपॉन xi करना है, ठीक है। तो xb क्या है यहाँ पे देखो 8, यहाँ आ गया 8, xi 3, ठीक है कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ क्या है 10, 10 के अपॉन में 2, यहाँ क्या है 15, 15 के अपॉन में 2। ये स्टेप समझ में आ रहा है, मिनिमम रेशियो, ठीक है। xb की ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास ये xb वाला कॉलम है, इसकी किसके साथ करनी है, जो हमारे पास कॉलम आया है एंटरिंग वेरिएबल का, ठीक है। अब देखो ये कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ये समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, 2 5 10, और ये कितने आ जाएगी 7.5, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमम रेशियो आ गया, मतलब ये अभी हमने रेशियो निकाला है xb अपॉन xi। अब मैंने मिनिमम लिखा है, इसका मतलब है इसमें से मेरे को क्या छांटना है, मिनिमम छांटना है, ठीक है। तो मिनिमम इनमें से कौन सा है 2.9, ठीक है। तो ये 2.9 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कौन सा वेरिएबल है s1, तो ये क्या होगा आउटगोइंग वेरिएबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आउटगोइंग बोल दो या लिविंग बोल दो, आउटगोइंग या बोल दो लिविंग,
वेरिएबल, वो क्या आ गया हमारे पास S1। ठीक है, ये मेन काम होता है हमें सब जगह करना। ठीक है, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो नेक्स्ट स्टेप में आप इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया एंटरिंग वेरिएबल कौन है और लीविंग वेरिएबल कौन है, यानी कि एक अब हमें इम्प्रूव्ड टेबल बनानी है जिसे हम बोलेंगे आइटरेशन 1। ठीक है, उस टेबल में S1 चला जाएगा, यानी इसकी जगह कौन आएगा, X2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, उसमें आपको बताती हूँ कैसे एंट्रीज आएंगी। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, आइटरेशन 1, यानी कि जो हमारे पास हमें पता चल गया ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, एक दूसरी टेबल बनानी है जिससे हम इम्प्रूव्ड भी बोलते हैं और आइटरेशन 1 भी बोल सकते हैं। मतलब जितनी टेबल बनते जाएगी तो आइटरेशन 1, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3 ऐसे करके हम नाम देते रहेंगे। ठीक है, अब ये टेबल बनेगी कैसे, इसका फ्रेम आपको जाने पहचाने लग रहा है ना, CB B XB, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन, और ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब हमें इसमें एंट्रीज भरनी कैसी है, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई कि एंटरिंग वेरिएबल क्या है, X2, और आउटगोइंग वेरिएबल है S1। ठीक है, यानी कि ये जो बेसिक वेरिएबल है ना, इसमें S1 की जगह पे कौन आ जाएगा, X2। ठीक है, देखो तो बेसिक वेरिएबल यहां आ जाएगा X2 और S2 S3 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या भरना होता है, बेसिक वेरिएबल। जब भी सिंपलेक्स टेबल बनाओ सबसे पहले लिखो बेसिक वेरिएबल, उसी पे पूरी टेबल डिपेंड कर जाती है उसके बाद। ठीक है, अब देखो इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, क्या है, X2 का कोफिशिएंट क्या है 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 5, और S2 S3 के क्या थे 0 थे। ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दो इनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो था वो हमारे पास सेम है, ये कोफिशिएंट हमेशा रहेंगे, हर टेबल में वही रहेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यही है उनके कोफिशिएंट्स। तो क्या है 3 5 4 0 0 0। अब हमने इसमें क्या भर दिया है, कोफिशिएंट्स भर दिए हैं, इसके कोफिशिएंट। अब जो हमें टेबल इंप्रूव करनी है ना, वो है मीन कैलकुलेशन। ठीक है, जो कैलकुलेशन हमें बिल्कुल सही करनी है, वो कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो हमें सबसे पहले ये जो हम ये वाली रो होती है ना, देखो अब इस वाली रो को देखो ध्यान से, ये जो S1 वाली रो है, ये ना ये रो थी हमारे पास, ये कॉलम थी, तो ये जो आता है हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं की एलिमेंट, क्या है हमारे पास 3। ये हमें हमेशा की एलिमेंट, जब हम इंप्रूव टेबल बनाएंगे ना, जो एक की एलिमेंट होता है उसे क्या बनाना होता है 1। क्या बनाना होता है 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो अगर यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 के अलावा कोई भी कोफिशिएंट है 2 3 4 5 6, उसको उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको अगर हमें डिवाइड करना है 3 से, हमें इस पूरी रो को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स भी इंक्लूड होती है इसमें भी पूरे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इन सबको मेरे को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि हमें जो की एलिमेंट वहां मिलेगा वो क्या मिलेगा 1। तो 3 से डिवाइड करो, देखो 8/3, ये क्या आ गया 8/3, ये क्या आएगा 2/3, ये हो जाएगा 1, ये 0, ये 1/3 0 0। ध्यान से देखो उस रो को, हमने क्या करा है, खाली इस रो में डिवाइड करा है 3 से। क्यों, क्योंकि मुझे ये की एलिमेंट 1 चाहिए था। ठीक है, तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप इंप्रूव टेबल में कैलकुलेशन क्या होगी, की एलिमेंट को 1 करना है, यानी वहां पे जो भी एलिमेंट है उससे डिवाइड कर दो। 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसी की ऐसी नोट कर दो। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारे पास इनमें भी चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं, जो ये की एलिमेंट के नीचे वाले दोनों होते हैं ना, 2 हो चाहे 1 हो या इसके ऊपर हो नीचे हो, ठीक है, मतलब इस पूरे कॉलम में की एलिमेंट के अलावा बाकी सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, जब हम इनवर्स निकालते थे तो हम उसमें क्या करते थे, 1 बनाते थे पाइवेट एलिमेंट को, बाकी सबको क्या बनाते थे 0। हमें सेम वही मेथड यूज करना है। ठीक है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बाकी दोनों 0 बनाने, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ठीक है, अब कैसे बनाओगे, देखो
सबसे पहले जिस रो को हमें चेंज करना है उसको हम एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है। अलग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें फिर हमसे गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हमें अभी सेकंड वाली रो को करना है चेंज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाली रो को नोट कर लेंगे। इसमें है 10 0 2 5, 10 0 2 5, 0 1 0, 0 1 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें इस 2 को 0 करना है ना, ये 2 कहाँ है, ये वाला 2 है, इसको 0 करना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। अब इसमें से मैं ऐसा इसकी हेल्प से कैसे माइनस करूं कि वो 0 हो जाए, तो मैं अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसमें से माइनस कर दूं तो क्या वो 0 आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दूंगी, ठीक है। क्यों, मेरे को ये 0 बनाना है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 8 जा 16 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, 2 0, 2 अपॉन 3 0 0। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, ये जो मेरे को रो चेंज करनी थी उसको मैंने लिखा है एज इट इज, फिर मुझे इसकी हेल्प से उसे 0 करना था, तो मैंने देखा पाइवट में यहाँ पे एक 1 एलिमेंट है, तो 1 से 2 को कैसे वो 0 कर सकती हूँ, तो मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, अब मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। इसी को अगर हम रो ऑपरेशन वगैरह जैसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स में तो कैसे बोलेंगे, देखो ये कौन सी थी, रो 2, रो 2 में हमने चेंज किया, रो 2 में से 2 रो 1 माइनस कर दिया। ऐसे ही करते थे हम मैट्रिक्स में, है ना। रो 2 का एलिमेंट लेंगे, रो 2 का एलिमेंट 2 है, माइनस 2 R1, R1 में 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा, ठीक है। जो ऑपरेशन इनमें लगेगा वही इनके साथ में रोज में लगेगा, ठीक है। अब देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 - 16 अपॉन 3, 10 - 16 अपॉन 3 आएगा 14 अपॉन 3, 0 - 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 माइनस का, 2 - 2 0, इसी के लिए हमने सब कुछ करा है। 5 - 0 5, 0 - 2 by 3 2 by 3, 1 - 0 1, 0 - 0 0, ठीक है। ये हमारी रो चेंज आ गई ये ऑपरेशन लगा के। तो अब देखो ये सेम चीजें हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो क्या है ये 14 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3, 0 5 -2 अपॉन 3 1 और 0, ठीक है। ये हमारी रो बन के आ गई। अब देखो ये जो हमारे पास की एलिमेंट था जिसको 1 बनाया था उसके नीचे 0 आ गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हमें इसमें करना है, इसको भी 0 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इस वाली रो को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे लिख लेते हैं इस वाली रो को, क्या है 15 3 2 4, 15 3 2 4, 0 0 1, 0 0 1, ठीक है। अब इसे 0 बनाने के लिए क्या वही चीज करनी पड़ेगी, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें से माइनस कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक वाली रो हमें यहाँ पे लिखनी है, तो क्या आएगी, देखो इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, ये आ गई हमारे पास 0 2 2 by 3 0 0। अब कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो अब देखो 15 में से 16 by 3 माइनस करेंगे, 15 - 16 by 3, 45 - 16 by 3, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा 29 by 3, ठीक है। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 - 4 अपॉन 3 यानी कि 5 अपॉन 3, 2 - 2 0, 4 माइनस का 2 अपॉन 3, 0 - 0 1 - 0 1, ठीक है। ये आ गई हमारे पास चेंज रो। अच्छा इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, सेम वैसे ही ऑपरेशन, बट वो किस में लगाया, अब R3 में, R3 में चेंज R3 - 2 R1, है ना। मैट्रिक्स में ऐसे ही करते थे हम, ऐसे ऑपरेशन लिखते थे फिर उसे ऑपरेट कर लेते थे। या लंबी मैट्रिक्स है, रो ज्यादा लंबी जा रही है तो हम इसे लिख के कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। तो इस रो को आप यहाँ पे लिख लो, देखो ये हो जाएगा 29 अपॉन 3, 5 अपॉन 3, 0 4 -2 अपॉन 3 0 और 1, ये हमारे पास टेबल निकल के आ गई। अब हमें इसमें क्या करना है, वही
ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है कि क्या यहाँ पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ZJ निकालते हैं जो हमने प्रीवियस इसमें निकाला है, ZJ और CJ माइनस ZJ। ZJ देखो कैसे निकलेगा, ZJ कैसे निकलता है, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे प्लस इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे प्लस इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, दोनों 0 0 है तो इनसे क्या आएगा हमारे पास 0, खाली मुझे ये करना है 5 to the 10/3, यहां से 5 in the 5, 5 0 the 0, 5 in the 5/3, बाकी दोनों 0। मेरे को किस फर्स्ट वाला क्यों करना पड़ा, बाकी दो तो 0 है ना, उसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 0 ही आएगा, वरना स्टेप तो यही है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है। तो अब हमारे पास ZJ ही आ गया। अब निकालेंगे हम CJ माइनस ZJ। CJ ये है, माइनस ZJ करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 - 10/3 माइनस का 1/3, 5 - 5 0, 4 - 0 4, 0 - 5/3 माइनस का 5/3, 0 - 0 0 0। अच्छा, अब हमारे पास ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या कहती है, क्या यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया या नहीं। ये जो CJ माइनस ZJ हैं, CJ माइनस ZJ हैं, ये लेस देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो नहीं आया अभी हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, पहले हमें एंटरिंग वेरिएबल देखना है और लिविंग वेरिएबल देखना है, जैसे कि हमने इस वाली टेबल में देखा था। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास मोस्ट पॉजिटिव, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉजिटिव है ही नहीं, और कोई होता तो हम सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला पॉजिटिव देखते। तो इसके आगे देखो ये कौन सा वेरिएबल है, x3, ये हमारे पास अब क्या हो गया, एंटरिंग वेरिएबल। तो इसके बाद हमें लिखना होता है एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल कौन आ गया, x3। अब देखो जब हमारे पास ये रो ये कॉलम ऐसे आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके बाद मिनिमम रेशियो निकालते हैं, XB अपॉन XI। XB ये है, अपॉन में XI ये है। देखो अपॉन में जब 0 होता है तो इनफाइनाइट चल जाता है, तो मिनिमम तो उसका क्या ही निकलेगा, ठीक है, वो मिनिमम तो हो ही नहीं सकता, तो हम उसे ना भी लिखें तो चल जाता है। तो 14/3 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा 14/15, 29/3 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 29/12, ठीक है। ये देखो 14/50 है, 1 से कम है और ये 1 से ज्यादा है, तो इसमें मिनिमम कौन हुआ, ये है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो कौन सा है, S2। तो S2 हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे लिविंग वेरिएबल है। तो लिविंग वेरिएबल कौन आया, लिविंग वेरिएबल S2, ठीक है। आई बात समझ में। अब जब हमें एंटरिंग वेरिएबल और लिविंग वेरिएबल का पता लग जाए तो हम नेक्स्ट इटरेशन बना सकते हैं उसी के हेल्प से। तो देखो सबसे पहले क्या, ये हमारे पास ये रो थी, ये हमारे पास की एलिमेंट आ गया, यहाँ पे की एलिमेंट भी लिख दिया करो कि की एलिमेंट क्या है हमारे पास 5, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट इटरेशन बनानी है, तो नेक्स्ट इटरेशन कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब हम बनाएंगे इटरेशन 2, ठीक है। अब देखो की एलिमेंट हमारे पास क्या है 5, तो हमें इस रो में क्या करना है, पूरे में 5 से डिवाइड करना है ताकि ये की एलिमेंट क्या हो जाए 1। तो इसे पूरे को 5 से डिवाइड करके यहाँ लिख दो। देखो हम अब इटरेशन 2 बना रहे हैं। अब देखो हमारे पास बेसिक वेरिएबल इसमें क्या है, हमारे पास x2 तो ऐसे ही रहेगा, हमें s2 की जगह पे कौन आ रहा है x3, तो यहाँ आ जाएगा x3, s2 की जगह पे देखो एंटरिंग के लिए वही था, और यहाँ आ जाएगा s3। इनके कोफिशिएंट्स क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका है 5 x2 का और x3 का है 4 और s3 का है 0 xb। अब हमारे पास कैलकुलेशन करनी है। देखो सबसे पहले हमें कौन सी वाली रो करनी होती है, जो हमारे पास ये एंटरिंग या लिविंग वेरिएबल वाली होती है, उस रो को सबसे पहले चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे की एलिमेंट क्या है 5, पूरे को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 5 से डिवाइड करके देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा 14/15 माइनस 4/15 0, यह आ जाएगा 0 1 माइनस का 2/15, यह आ जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। मैंने क्या करा इसमें सबको 5 से डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास नए आ गई रो। अब हमें
सेम वही चीज करनी है, इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है। ये ऑलरेडी जीरो है तो इसे एज इट इज यहाँ पे नोट कर देते हैं। 8/3, 2/3, 1, 0, 1/3, 0, 0। अब मेरे पास कौन सी रो बच गई? ये वाली। इसमें मुझे 4 को क्या करना है? 0 विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मुझे सबसे पहले जिस रो को हमें मॉडिफाई करना होता है उस रो को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो लिख दो इसको 29/3, 5/3, 0, 4 माइनस का 2/3, 0, 1। ये रो हमने एज इट इज लिख दी। अब मुझे इस 4 को 0 बनाना है ना, यानी कि मुझे इस वाली रो को जो हमारे पास मेन आई थी की एलिमेंट वाली, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हम हमेशा यही करते हैं। अगर 2 होता वहां पे तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते तो 0 हो जाता है। यहाँ 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा। ये हो जाएगा 14×4 = 56/15। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 16/15। ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा? देखो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 = 8/15। ये हो जाएगा 4/5 और ये हो जाएगा 0। अब इनको माइनस कर दो। वही सेम रूल हम अप्लाई कर रहे हैं बार बार, ठीक है, और हमें हमेशा वही करना है। ये स्टेप बाय स्टेप से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इसको माइनस करेंगे। 29/3 माइनस 56/15। ये माइनस करके आएगा 89/15 और ये माइनस करके आएगा 41/15। 0 - 0 0 0। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2/3 माइनस माइनस प्लस 8/15। इनका एलसीएम आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा -10 + 8 माइनस का 2/15 माइनस का 2/15 और ये हो जाएगा माइनस का 4/5। ये आ जाएगा 1। अब हमारे पास एंट्रीज आ गई, इसे हमें एज इट इज इस टेबल में लिख देना है। ठीक है, लिख दो इसे 89/15, 41/15, 0 0 -2/15 माइनस का 4/5 और ये आ गई 1। ठीक है, अब हमारे पास वही चीज है, दोबारा से क्या करना है। अब हमारे पास एक टेबल बन के आ गई। अब हमें इसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करना है, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है? ZJ निकालना है। ZJ कैसे निकालते हैं? CB × XI + दिस। ठीक है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और ऐड करना है। तो 5 इसको ऐड करके देखो, 5 × 2/3 + 4 × माइनस का 4/15। यही है मेन फ्रैक्शन वाले, बाकी तो वो सॉल्व हो जाएंगे जल्दी जल्दी। तो हमें ये फ्रैक्शन को, कैलकुलेशन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 × 10/3 माइनस 16/15। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 - 16 34/15। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आएगा -34/15। ठीक है, इसको करेंगे 5 × 1 + 4 × 0 तो क्या आ जाएगा? 5 5 × 0 और 4 × 1 तो 4 5 × 1/3 यानी कि हो जाएगा 5/3 माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, हम प्लस लेते हैं। 4 2 = 8/15 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 - 8 यानी कि 17/15। ठीक है, अब हमारे पास 5 × 0 5 5 × 0 0 4 × तो 4/5 और ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे आगे निकल के ZJ। अब हम क्या निकालते हैं? CJ - ZJ। तो CJ - ZJ निकालेंगे हम। तो 3 में से माइनस करो इसको तो कितना आ जाएगा? 45 - 34 9/15। 5 - 5 0 4 - 4 0 0 दिस माइनस का 17/15 ये माइनस का 4/5 और ये आ गया हमारे पास 0। अब हमारे पास ऑप्टिमैलिटी के लिए क्या देखना होता है? CJ - ZJ <= 0 होना चाहिए। ये <= 0 है, ये है, बट इसमें एक और पॉजिटिव आ गया। तो अब हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव आ गया। तो अब इसका मतलब हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे हम अभी नहीं पहुंचे हैं, तो हमें अभी एक और आइट्रेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आइट्रेशन के लिए क्या, ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कौन सा है?
ये तो x1 हमारा अब क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। इसकी को इस रो इस कॉलम को ऐसे कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालते थे, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो देखो एक्स बी अपॉन एक्स आई, ये एक्स बी है अपॉन में ये एक्स आई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8/3 अपॉन 2/3, ये आ जाएगा 4, 14/15 अपॉन में माइनस का 4/15, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7/2, 89/15 अपॉन में 41/15, तो आ जाएगा 89/41, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें इसमें मिनिमम पॉजिटिव रेशियो लेना पड़ता है, पॉजिटिव लेना है, इसलिए नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा अब इन दोनों को कंपेयर करो, इनमें से छोटा कौन है, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो छोटा कौन है हमारे पास ये, यानी कि ये जो है हमारे पास लिविंग वेरिएबल आ जाएगा। तो अब हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल कौन है x1, लिविंग वेरिएबल कौन है s3। तो इसको लेके अब हम अपनी नेक्स्ट आइटरेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं हर उसके बाद कि एंटरिंग वेरिएबल कौन है x1 और लिविंग वेरिएबल कौन है यहाँ पे s3, ठीक है। और की एलिमेंट कौन है, देखो ऐसे करके बनाते हैं हम, तो ये जो आता है वो की एलिमेंट क्या है 41/15। सब में हमें यही करना है, टेबल बनानी है, सेम स्टेप फॉलो हो रहे हैं, ZJ CJ माइनस ZJ, फिर ये 3 चीजें लिखनी है, फिर अगर ऑप्टिमल आया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। अब देखो आइटरेशन 3 में कौन सा एंटरिंग वेरिएबल है, x1 एंटरिंग वेरिएबल है और लिविंग वेरिएबल कौन है s3 है, तो s3 की जगह पे अब कौन आ जाएगा x1। तो बाकी के देखो क्या है हमारे पास बेसिक वेरिएबल x2 x3 और s3 की जगह पे अब क्या आ जाएगा x1। इनके कोफिशिएंट देखो मैक्सिमम इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसका है 3, इसका है 5, इसका है 4। अब हमारे पास तैयार है कैलकुलेशन के लिए हम। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो की एलिमेंट है उसे 1 करते हैं। कैसे 1 करते हैं, इसी चीज से डिवाइड कर दो, तो 41/15 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 89/15 अपॉन 41/15, तो क्या आ जाएगा 89/41, ठीक है। अब क्या करेंगे 41/15 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, 0 को करेंगे तो ये आ जाएंगे दोनों 0 0। इसको जब 41/15 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा माइनस का 2/41, माइनस का 2/41। इसको जब 41/15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 4/5 को डिवाइड करेंगे 41/15 से, तो ये आ जाएगा 5 3 से 15, माइनस का 12/41, माइनस का 12/41, ठीक है। अब लास्ट क्या रहेगा 1, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 15/41, ठीक है। हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास अब बन के तैयार है। अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी कॉलम में है उन सबको क्या करना है 0 करना है। कैसे 0 करना है, जैसे फर्स्ट रो को हमें 0 करना है तो मुझे पहले फर्स्ट रो को यहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट रो को एज इट इज यहाँ लिख लूंगी। देखो 8/3, 2/3, 1 0, 1/3 0 0, ठीक है। अब मुझे किस चीज को 2/3 को 0 करना है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस, तो मैं इसमें 2/3 की मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसमें से माइनस कर दूं तो 0 आ जाएगा ना, तो मैं इसे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सबको, तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा ऊपर 2 × 89/41, ये आ जाएगा। अभी हम इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शंस को, ठीक। इसको हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करा, इसको तो 2/3 आ गया, इसको 0 0, इसे 2/3 से करेंगे तो माइनस का 4/3 × 41, इसको करेंगे तो माइनस का 12/41 × 2/3, इसको करेंगे तो 15/41 × 2/3। देखो ये खाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। 3 माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 8/3 माइनस 178/123। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50/41। अब देखो ये आ जाएगा 50/41, इसको माइनस करेंगे आएगा 0, ये आएगा 1,
ये आएगा 0। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 1/3 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 4/123, 15/41, ये आ जाएगा 8/41, ये आ जाएगा, इसे क्या 3 5 15, तो ये आ जाएगा 5 2 10/41। ठीक है, तो ये हमारे पास रो आ गई। इसको हम अभी यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे, 50/41 आ जाएगा 0 1 0, 15/41, 8/41 और 10/41। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इस वाली रो के लिए भी कर लेंगे, रो सेकंड के लिए। तो हमने रो 2 को यहाँ लिखना है। रो 2 लिखो, देखो 14/15 माइनस का 4/15, 0 1 माइनस का 2/15, 1/5 और 0। अब हमें इसकी हेल्प से इसे 0 करना है, तो क्या करना है, इस पूरे को माइनस के 4/15 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो ये माइनस का है ना, ये प्लस का है, तो इसे 4/15 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो भी तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसमें मैं 4/15 से सबको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, देखो क्या आएगा। 4/15 से मल्टीप्लाई करना है, 4/15 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0, 4/15 से मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा हमारे पास 4/15 से मल्टीप्लाई करना है, और यह आ जाएगा हमें 4/15 से मल्टीप्लाई। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। देखो हमने ऐड क्यों करा इसमें, क्योंकि ये प्लस में था और हमारा दूसरा वाला टर्म माइनस में थी, तो हमने सोचा इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 आ गया, ये 0 + 0 0, 1 + 0 1, और इनको भी प्लस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हमारे पास जब ये वैल्यूज आ गई हैं तो हम इसे अपने टेबल में लिख लेंगे। देखो 62/41, 0 0 1, माइनस का 6/41, 5/41 और 4/41। ये हमारे पास टेबल बन गई। अब हमें वही करना है, ऑप्टिमैलिटी चेक करनी है टेबल बनने के बाद। ठीक है, अब हम निकालेंगे ZJ। ZJ हमारे पास क्या होता है, CB × XI। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे करेंगे, प्लस इसको इससे करेंगे, तो क्या आएगा, ये 3। इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 5, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये 4। अब ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 5 × 15/41 प्लस, अब माइनस का 6 है तो 4 × -6/41 प्लस 3 × -2/41। आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45/41। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करना आता है। ठीक है, एज इट इज हम इस वाले को भी करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई करके, 4 को इससे, इसको मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 45/41, 24/41, ये आएगा 11/41। ठीक है, ये हमारे पास ZJ निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होता है इसके बाद, CJ - ZJ। यही बताता है ना हमें सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। तो 3 - 3 0, 5 - 5 0, 4 - 4 0, 0 माइनस ये, तो 45/41 माइनस का 24/41 और माइनस का 11/41। अब ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन क्या है, CJ - ZJ ≤ 0 होना चाहिए। ये तीनों 0, ये <0, यानी कि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, तब हमारे पास ये इनकी वैल्यूज लिखी हुई रहती हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या निकल के आया, देखो x2 की वैल्यू क्या आई, 50/41, x3 की वैल्यू निकल के आई 62/41 और x1 की वैल्यू निकल के आई 89/41। ठीक है, और इसका जो ऑप्टिमम वैल्यू है उसको हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख देंगे तो हमारी वो वैल्यू भी आ जाएगी। क्या आएगी वो, मैक्स z = 3 × x1 की वैल्यू क्या है 89/41 प्लस 5, x2 की वैल्यू 50/41 प्लस 4, x3 की वैल्यू 62/41। S1 S2 S3 यहाँ पे नहीं है ना,
जो यहाँ पे नहीं होता उनकी वैल्यू क्या आती है, 0 मानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे x1 ना होता, मान लिया कोई स्लैक वेरिएबल ही होता, तो उसकी वैल्यू क्या मानते हैं हम, 0 ही मानते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये वैल्यू निकल के, अब इन तीनों को सॉल्व कर देंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, आ जाएगी 765/41। ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये z और ये x1 x2 x3 की वैल्यूज। ठीक है, तो सिंपलेक्स मेथड का पूरा मेथड मैंने आपको समझा दिया है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ही है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा याद करना है कि कहाँ पे क्या चीज है। स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, दूसरा इनिशियल टेबल बनाओ, थर्ड ऑप्टिमलिटी चेक करो। अगर ऑप्टिमल है तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिखी हुई आ जाएंगी। ठीक है, तो हो गया। अगर वो ऑप्टिमल नहीं है, कैसे पता चलता है, CJ माइनस ZJ से। अगर ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, कोई पॉजिटिव है, तो हमें नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना है। तो ऐसे ही करके हमने आइट्रेशन चेंज करते रहने, कब तक, जब तक हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक ना पहुंच पाए। ठीक है, ये थोड़ा 3 वेरिएबल में था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। 2 वेरिएबल का आएंगे वो 1-2 टेबल में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ में इतने ज्यादा फ्रैक्शंस भी नहीं आते हैं। ये मैंने काफी थोड़ा सा आपको ऐसे करवा दिया है कि आपको इससे सिंपलेक्स मेथड अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इसमें इतनी कैलकुलेशन कर लोगे कि आपको सारे स्टेप रट जाएंगे। ठीक है, तो आप इस एक क्वेश्चन को भी अगर कर लोगे तो आपको सिंपलेक्स मेथड आ जाएगा। थैंक यू।